हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती चलूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको लगे कि हेल्पफुल है आपके लिए सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि संविधान में 3 सूची है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वो होती है जिसमें संघ यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। तो जो शिक्षा और वन होता है ये संविधान की समवर्ती सूची में आता है। बात करें समवर्ती सूची की तो ये प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और जब हमारा संविधान बना था तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट यानी कि 47 विषय थे और अब ये प्रेजेंट टाइम में है 52। आपको मैंने बताया कि समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो संघ यानी कि जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसमें जो है टोटल 97 सब्जेक्ट थे, बट अब प्रेजेंट टाइम में ये है 100 सब्जेक्ट। और राज्य सूची में टोटल जब संविधान बना था तो यहाँ पे 66 सब्जेक्ट थे, अब ये हो गए हैं 61 सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना तो कर दी गई थी 1961 में, बट पुरस्कार देने शुरू हुआ था 1965 में। ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल है उसमें जो 22 भाषाएं दी गई हैं उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और जब 1965 में सबसे पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ठीक है। किस लिए दिया गया था? ये मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए, लोहित और दिबांग ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदियाँ होती हैं। और ये जो नदी है लोहित और दिबांग ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है। बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की तो इसका उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील से। ठीक है। मानसरोवर झील से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और जब बांग्लादेश में इसको जो है ब्रह्मपुत्र को किस नदी के नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वॉरेन हास्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या माउंट बेटेन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हास्टिंग। ठीक है। अगर बात की जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे तो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हास्टिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि नीति आयोग में टी का अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है कि पहली बात, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे टी का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है। आपको पता है कि नीति आयोग जिसका जो है स्थापना कब की गई थी? इसकी की गई थी स्थापना 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और नीति जो है, नीति आयोग जो है ये किसके स्थान पर आया है? तो ये आया है योजना आयोग के स्थान पर ये आया हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया जाता है टोटल
कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? दिया जाता है 24 भाषाओं के लिए। ठीक है, भारत के जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दी हुई हैं, प्लस उसमें आप राजस्थानी और इंग्लिश को ऐड कर दिया जाए तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना तो कर दी गई थी 1954 में, बट ये अवार्ड देना कब शुरू किया गया था? 1955 से। ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिए कि पहली बार ये दिया गया था हिंदी भाषा के लिए किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को ये दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था? इनकी कविता काव्य थी हिम तरंगिनी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त को हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित करने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है धमनी, दूसरा है शिरा, मांसपेशी या हृदय। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, रक्त को हृदय से अंगों की ओर प्रभावित करने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? ये कहलाती है धमनी। ठीक है, धमनी। और यहाँ पे शुद्ध रक्त का, ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। और शिरा ये क्या होता है? ये भी आपको याद कर लेना है। ये अंग से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति में फैज़ाबाद के नेता कौन थे? तो देखिए, आपको पता है कि जो 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, और इसमें जो फैज़ाबाद के नेता ये थे मौलवी अहमद उल्लाह। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको साथ ही साथ याद कर लेना है कि मंगल पांडे ये बैरकपुर के नेता थे, और बहादुर शाह द्वितीय ये जो है न्यू दिल्ली, अभी न्यू दिल्ली नहीं, दिल्ली की तरफ से नेता थे। ठीक है, दिल्ली की तरफ से। और नाना साहब ये कानपुर की तरफ से। ठीक है, तो कानपुर के नेता थे ये। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? यह है स्वेज नहर। स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर की बनने की शुरुआत हो गई थी 1859 में, और ये कब बन करके तैयार हो गई थी? 1869, लगभग 10 साल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ये किया गया है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। मगर बात की जाए वर्तमान में जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा गया है। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए है, बट जो फैक्ट बताया है वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका एक और नाम होता है, ये होता है एरिथ्रोसाइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बात की जाए डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि कब्र गृह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्पीन यानी कि प्लीहा को। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लेना है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था किन्होंने? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनको हम लोग ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पे बनी गई है, इन्हीं की स्टैचू बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? गुजरात में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया गांव में। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सरदार पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और बात की जाए भारत के लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये थे जो है लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली है। तो आपको याद कर लेना है पहले कौन थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर?
ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया गांव में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो रानी की वाव स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य के पाटण में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध बावड़ी है। बावड़ी क्या होता है? ये सीढ़ीदार कुआं होता है। ठीक है, और इसको जो है 22 जून 2014, ठीक है, 22 जून 2014 को विश्व विरासत स्थल में शामिल भी किया गया था। और अभी आरबीआई ने 2014 में जो 100 रुपये का नया नोट निकला था उस पर भी रानी की वाव का चित्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? शीशा, बॉक्साइट, सॉल्ट पीटर या डोलोमाइट? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा शीशा, जिसके सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है पीबी। ठीक है, पीबी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? ये की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और ये इटली के सिटीजन थे, यानी कि इटली के नागरिक थे और उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब की गई थी? 1932 में। ठीक है, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न है भारत के किस राज्य में शंघाई महोत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर में शंघाई महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? यह है इम्फाल। और मणिपुर की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी 1972 में। ठीक है, सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ये बलूचिस्तान के महान राजनेता थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। इनको सीमांत गांधी और बादशाह शाह के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 19th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है, चांद पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। तो अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 150 है तो चांद पर इसका द्रव्यमान उतना ही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, जो द्रव्यमान पृथ्वी पर है वही द्रव्यमान चांद पर भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बट ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु का भार, ठीक है, वेट, भार जो है 60 किलोग्राम है तो चांद पर इसका भार कितना होगा? तो आपको क्या कर देना है, 1/6 होता है। ठीक है, पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार होगा चांद पर उसका 1/6 हो जाता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चांद पर इसका भार कितना हो जाएगा? 60 गुणे 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया विथ फैक्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो भी जल्द ही अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।